नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और मैं हूं मुनीश शर्मा। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 मार्च का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, आजादी के स्वर्णिम वर्ष की ओर बढ़ते भारत में महिला शक्ति पथ प्रदर्शक के रूप में राष्ट्र को नई दिशा दे रही है। इस दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार ने देश के भीतर महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2014 से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत कर हर चरण में उनके लिए विशेष नीतियां और योजनाएं बनाई गई है, ताकि न केवल नारी शक्ति का विकास हो, बल्कि नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास नए भारत की आधारशिला बने। और इसीलिए नए भारत के विकास चक्र में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। नारी जब कोई जिम्मेदारी संभालती है तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए वो जी जान से जुट जाती है। ऐसे में अब अमृतकाल में नारी शक्ति का अभ्युदय सुनिश्चित हो, इसके लिए सशक्तिकरण की इस यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाना सभी का दायित्व है। और इसी दृष्टिकोण के साथ आधी आबादी के सामर्थ्य की पहचान कर बीते हुए एक दशक से सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक रूप से नारी को सशक्त करने की पहल हुई है। आज सेना हो या स्टार्टअप, खेल जगत हो या शोध, नए भारत में बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही हैं। संसद में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना हो या ऐतिहासिक रूप से लिंगानुपात में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या का बढ़ना, ये इस बदलाव का संकेत है कि अमृतकाल का नया भारत कितना सामर्थ्यशाली होगा। आज भारत पुरातन सोच से बाहर निकलकर नारी के नेतृत्व में विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण की यही कहानी इस बार बनी है हमारी आवरण कथा। दरअसल स्वर्णिम वर्ष की ओर बढ़ते भारत ने एक तरह से विकास की बागडोर आधी आबादी को सौंप दी है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है और ये सुनिश्चित किया है कि उनकी कार्यक्षमता में विस्तार हो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों के समान महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी से भारत की जीडीपी में 27% की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि 50% कुशल महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं, तो विकास दर 1.5% बढ़कर 9% प्रति वर्ष हो सकती है। स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नया आधार दिया है। लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सरकार 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन देती है। गांव में इन दिनों ड्रोन दीदी की खूब चर्चा हो रही है। महिलाओं को ड्रोन चलाते देखकर एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गांव में आया है। इस योजना में 2025-26 तक 15,000 ड्रोन दिए जाने हैं। साथ ही महिलाओं को कृषि कार्यों एवं ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाना है, ताकि आजीविका के नए अवसर पैदा हों। नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प के केंद्र में है तो उनकी आर्थिक मजबूती है नए भारत का आधार। सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय नारी शक्ति की आर्थिक खुशहाली को ध्यान में रखकर न सिर्फ योजना और कार्यक्रम बना रहे हैं, बल्कि माइक्रो लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जहां स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना महिलाओं के लिए बैंक लोन और उद्यमशीलता कार्यकलापों को सुगम बनाती है, तो वहीं स्टार्टअप इंडिया समेत कई तरह के फंड्स में नारी शक्ति के लिए आरक्षित फंड और मेंटर उनकी राह को भी आसान करते हैं। पीएम स्वनिधि, मनरेगा, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड जैसी योजनाएं रोजगार, स्वरोजगार और लोन की सुविधाएं महिलाओं को प्रदान करती हैं, जिनकी ज्यादातर लाभार्थी महिलाएं हैं। कोविड के दौरान अप्रैल से जून 2020 के बीच 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई और करीब 56% खाते प्रधानमंत्री जन धन पहल के तहत महिलाओं के ही खुले। महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 को पारित कर 12 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्कार के दोषियों के लिए फांसी सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यौन अपराध के मामले में पुलिस जांच 2 माह में और ट्रायल अगले 2 माह में पूरा करने का प्रावधान है। आदतन यौन अपराधियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधियों की रोकथाम के लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटका,
केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 14 राज्यों ने साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग लेबोरेटरी शुरू की है। निर्भया कोष द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में से 8 शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में सुरक्षित शहर परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके तहत सचेत करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल, सीसीटीवी, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल शामिल है। निश्चित रूप से महिलाओं को कल्याण का लाभ लेने से सशक्तिकरण के एजेंट के रूप में परिवर्तित करके सरकार अपने देश की महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव लाने में सफल रही है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उद्यमिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तक इस तरह की पहलों ने महिलाओं के जीवन में जबरदस्त सुधार किए हैं और देश की समग्र प्रगति में योगदान भी किया है। श्रोताओ, नारी के नेतृत्व में बढ़ते भारत की कहानी हमारी उस संस्कृति पर आधारित है जहां नारी को सदा नारायणी कहा गया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, हमारे वेदों ने महिलाओं का आह्वान पुरंदी ही योषा ऐसे मंत्रों से किया है। यानी महिलाएं अपने नगर, अपने समाज की जिम्मेदारी संभालने में समर्थ हो, महिलाएं देश को नेतृत्व दें। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हमारे वेदों ने, हमारी परंपरा ने ये आह्वान किया है कि नारी सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा दे। हम लोगों एक बात कभी कभी बोलते हैं, नारी तू नारायणी, लेकिन और भी एक बात हमने सुनी होगी, बड़ा ध्यान से सुनने जैसा है। हमारे यहां कहा जाता है, नर करनी करे तो नारायण हो जाए। यानी नर को नारायण होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। नर करनी करे तो नारायण हो जाए, लेकिन नारी के लिए क्या कहा है, नारी तो नारायणी। अब ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। हम बोल तो लेते हैं, लेकिन अगर सोचे थोड़ा तो हमारे पूर्वजों ने कितना गहन चिंतन से हमें पुरुष के लिए कहा, नर करने करे तो नारायण हो जाए, लेकिन माताओं बहनों के लिए कहा, नारी तू नारायणी। श्रोताओं, ये तो बात रही हमारे आवरण कथा की। अब जानते हैं पत्रिका के कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचारों की। नमक कानून के विरोध में निकाले गए दांडी मार्च का इस वर्ष 12 मार्च को 95 साल पूरे हुए हैं। इस मार्च के जरिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़कर उस सत्ता को चुनौती दी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। ये यात्रा गुजरात में अहमदाबाद के नजदीक साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी स्थित छोटे से गांव दांडी तक गई थी। दांडी मार्च को भारत स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। और श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही की, जहां से दांडी मार्च शुरू हुआ था। उस पदयात्रा ने भारत के लोगों के बीच गर्व और आत्मनिर्भरता की भावना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वोकल फॉर लोकल को अपनाना बापू और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक अद्भुत श्रद्धांजलि है। दांडी यात्रा को पत्रिका के इनसाइड कवर के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय सेना को अदम्य शौर्य और साहस का प्रतीक माना जाता है, तो इसकी वीर गाथाओं में बलिदान के वो उदाहरण भी हैं जो खुद को होम कर राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन गए। त्याग और बलिदान के ऐसे ही प्रतीक हैं मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने सेना में कमान संभालते ही कारगिल में दुश्मनों के दांत खट्टे किए, तो मुंबई में 26/11 के हमले में आतंकियों को खदेड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। 15 मार्च यानी आज इनकी जयंती के मौके पर पत्रिका की व्यक्तित्व की श्रेणी में शामिल कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई 26 नवंबर 2008 की रात जब कायराना आतंकी हमलों से जूझ रही थी, होटल ताज में मेजर संदीप एक टीम को साथ लेकर फंसे हुए लोगों को बचा रहे थे।
10 कमांडो की टीम के साथ वे होटल में घुसे और आतंकवादियों पर गोलियों की बौछार कर दी। अपने एक साथी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद उन्होंने आतंकियों का पीछा किया। आतंकवादी उनके डर से दूसरे फ्लोर पर भाग गए। लगातार फायरिंग के बीच जब वे कुछ लोगों को बचा रहे थे, तब एक आतंकवादी ने पीछे से उनके ऊपर लगातार गोलियां चलाई। इस हमले में संदीप बुरी तरह घायल हुए और उन्होंने वीरगति प्राप्त की। तिरंगे में लिपटा मेजर उन्नी कृष्णन का पार्थिव शरीर जब बेंगलुरु लाया गया था, तो उनके परिजन, मित्र और बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने इस जाबाज को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी थी। वीर गति प्राप्त करने से पहले मेजर संदीप ने न सिर्फ अपने साथियों को बचाया, बल्कि उन्हें रोकते हुए कहा, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। उनके असाधारण साहस और नेतृत्व ने उनके साथियों को सभी आतंकवादियों को खत्म करने और सौंपे गए मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें 26 जनवरी 2009 को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। केरल के कोझिकोड में 15 मार्च 1977 को पैदा हुए संदीप उन्नी कृष्णन एक ऐसे बहादुर सिपाही थे जिन्होंने एनडीए में अपने शुरुआती दिनों में ही एक अलग पहचान बनाई। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान 6 सैनिकों की एक टीम का नेतृत्व करते हुए बिहार रेजिमेंट के उन्नी कृष्णन ने दुश्मन की एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर विजय हासिल की थी। बिहार रेजिमेंट के अधिकारी मेजर उन्नी कृष्णन ने जून 1999 में भारतीय सेना में कमीशन हासिल किया और जनवरी 2007 में उन्हें एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का ट्रेनिंग कमांडर बना दिया गया। इसरो में कार्यरत उनके पिता ने उन्नी कृष्णन के बारे में एक बार अपने संस्मरण में कहा था कि संदीप हमेशा चाहते थे कि हमारा देश जीते। जब भारत कोई मैच हारता था तो वो बहुत निराश हो जाते थे। जब भी इसरो की कोई परियोजना विफल हो जाती थी तो वो मुझे सांत्वना देते थे। उन्हें हार पसंद नहीं थी। संदीप अपने किसी सहकर्मी के शव पर किसी माँ को रोते हुए देखना नहीं चाहते थे। यही कारण है कि वो अक्सर कहते थे कि उनकी माँ भी न रोए और इस दुख को सहन करे। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। कल के कार्यक्रम में मिलते हैं पत्रिका के नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। और दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता ठाकुर। आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।